Hello students, welcome back in शिवालिक क्लासेस. I hope you all are doing well. तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, एंड दैट इज हमारा डीएनए. हम सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो डीएनए है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हम सभी ऑर्गेनिजम्स का, मतलब मोस्टली ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल है. और ये जेनेटिक मटेरियल सारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म बन पा रहा है, राइट. तो हमने पिछले चैप्टर में जितना भी इनहेरिटेंस पढ़ा है और जो हम अब मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ने वाले हैं वो सारा का सारा किस पे डिपेंडेंट है? डीएनए पे. तो इसके बारे में पढ़ना हमारे लिए कितना जरूरी है आप समझ सकते हैं. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि डीएनए शुरू कहां से हुआ, स्टार्ट किसने किया इसको देखना. तो इसकी शुरुआत की थी एक्सट्रैक्शन की, मतलब इसको एक्सट्रैक्ट किया था सबसे पहली बार साइंटिस्ट जिनका नाम था मिशर. इनका नाम था फ्रेडरिक मिशर. तो फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले डीएनए एक्सट्रैक्ट किया किसमें? न्यूक्लियस ऑफ आउल सेल्स. आउल के सेल से इन्होंने न्यूक्लियस से बेसिकली डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया. उसके बाद इन्होंने एक्सट्रैक्शन सबसे पहले किया है, बट उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ऑल्टमैन, और इन्होंने ये हमें बताया कि जो डीएनए है, जो हमारा ये जेनेटिक मटेरियल है, ये एसिडिक है नेचर में. और इन्होंने एक टर्म दी जो हम यूज करते हैं, न्यूक्लिक एसिड. अच्छा, मिशर ने जब न्यूक्लियस में देखा, एक्सट्रैक्ट किया, तो उन्होंने भी एक टर्म दी थी जो हम यूज नहीं करते हैं, बट उन्होंने उस टाइम पे इसको बोला था न्यूक्लिन. इन्होंने ये टर्म दी थी, बट फिर ऑल्टमैन आए, उन्होंने बताया कि ये एसिडिक है नेचर में, नेगेटिव चार्ज है इस पे. उसके बाद हम लोगों ने टर्म यूज करनी शुरू करी न्यूक्लिक एसिड, जो हम आज तक यूज करते आ रहे हैं. ओके, तो ये तो हो गई कि इसको कैसे पता लगा, मतलब किसने बताया, हिस्ट्री हो गई इसकी, इतनी जाननी थी हमें. उसके बाद हमें जानना है कि बेसिकली डीएनए है क्या. तो ये जो डीएनए है ये है क्या? ये एक पॉलीमर है. पॉलीमर है जिसका एक यूनिट, पॉलीमर ऑफ किसका, क्या बना रहा है हमारे डीएनए को, उसकी एक यूनिट क्या है? उसकी एक यूनिट को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड. तो डीएनए की एक यूनिट जो है वो है न्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना है हमारा डीएनए. ठीक है. तो अगर हम लोग डीएनए के भी स्पेसिफिकली न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो हम यहां पर लगा देंगे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड. ठीक है. अब इसको हम डिटेल में अभी देखते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि डीएनए किन चीजों से बना हुआ है, मतलब ये जो न्यूक्लियोटाइड बना है ये आपका बेसिकली किन चीजों से बना हुआ है. ठीक है. तो जो डीएनए है वो 3 चीजों से बना हुआ है, 3 सब्सटेंसेस या 3 केमिकल्स इसमें लगे हुए हैं बेसिकली. एक तो है आपका शुगर, एक है आपका नाइट्रोजनस बेस, और थर्ड है आपका फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है. तो शुगर जो है हमारी, शुगर है हमारी यहां पर डीएनए. अच्छा, एक चीज और कि हम लोगों को पता है एक और जेनेटिक मटेरियल है जिसके बारे में थोड़ी कम बात करते हैं हम, क्योंकि वो बहुत कम ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल है, विच इज आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड. तो ये जो डीएनए है इसके साथ साथ हम लोग आरएनए के बारे में पढ़ते जाएंगे. हम लोग कंपेयर करते हुए चलेंगे. हम पढ़ेंगे बेसिकली डीएनए को, बट हम साथ ही साथ कवर करते जाएंगे डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए. तो जैसे कि हमें नाम से पता चलता है, अच्छा जिनको नहीं पता, वैसे तो आप लोगों को सबको पता होनी चाहिए ये चीज, पर डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड.
डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि ये एक चीज है इसमें डीऑक्सीराइबोस नाम की। वैसे ही हमारा आरएनए जो होता है, अगर हम आरएनए की बात करें यहां पर, तो जो आरएनए है उसका हमें नाम पता है क्या है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब यहां पर राइबोस है, वहां पर डीऑक्सीराइबोस है, ऐसा क्यों, क्या चीज है ये? तो यही हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि कैसे कैसे क्या चीज है। तो सबसे पहले जो डीएनए है, डीएनए की जो शुगर है, उस शुगर का नाम है डीऑक्सीराइबोस। उसी तरह आरएनए में चूंकि राइबोस है, तो हमें अब पता चल रहा है कि आरएनए में जो शुगर प्रेजेंट है, जो यहां पर शुगर प्रेजेंट है, वो कौन सी है, राइबोस। जो नाइट्रोजनस बेसेस डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, वो आपके होते हैं बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स में भी, प्यूरीन्स जो होते हैं वो दो तरह के हैं, एक है एडेनाइन और एक है ग्वानिन। एंड पायरिमिडीन्स भी दो तरह के हैं डीएनए के अंदर, जो कि हैं तुम्हारे साइटोसिन एंड थाइमिन। अच्छा, तो प्यूरीन्स जो हैं वो डीएनए में भी मिलेंगे और आरएनए में भी मिलेंगे, ठीक है। प्यूरीन्स डीएनए में भी मिलेंगे, आरएनए में भी मिलेंगे, बट जो पायरिमिडीन्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ साइटोसिन कॉमन होता है, तो साइटोसिन इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा, ठीक है। बट थाइमीन जो होता है वो स्पेसिफिकली हमारे डीएनए में मिलता है, आरएनए में नहीं मिलता। आरएनए में थाइमीन की जगह होता है यूरेसिल। तो इसमें यहां लिख लेते हैं हम नाइट्रोजनस बेसिस में, नाइट्रोजनस बेसिस में एडेनाइन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा एंड यूरेसिल होगा, ठीक है। तो ये तो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शुगर के बारे में। शुगर का हम लोगों ने नाम देखा डीऑक्सीराइबोस शुगर है यहां पर। ये जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ये है कैसी, ये दिखने में कैसी है? आप लोगों ने 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स स्ट्रक्चर पढ़ा है, आप वहां पर ज्यादातर चीजें पढ़ चुके हैं, बट एक फ्रेश, ताकि आप लोगों के दिमाग में हो जाए सारी चीजें, एक बार से रिवीजन करते हैं। तो आपकी जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है वो कुछ इस तरह की दिखती है। ठीक है, तो इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को नंबरिंग करनी आनी चाहिए। शुगर में ये फर्स्ट कार्बन होगा आपका, ये आपका सेकंड कार्बन होगा, ये वाला थर्ड कार्बन होगा, ये फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन जो शुगर के बाहर की साइड है, ये हमारा फिफ्थ कार्बन है। आप देख रहे हैं कि मैंने फर्स्ट के ऊपर प्राइम लगाया हुआ है, डैश लगाया हुआ है एक। तो ये चीज हम इसलिए करते हैं क्योंकि अभी हमें नाइट्रोजनस बेसिस भी करना है और वो भी एक रिंग स्ट्रक्चर है, तो ताकि वहां की नंबरिंग से यहां की नंबरिंग में हम कंफ्यूज ना हो, हम लोग कभी भी नंबरिंग को आपस में क्या कहते हैं, कंफ्यूज ना हो जाएं, मिसमैच ना कर दें। इस वजह से हम लोग शुगर की नंबरिंग में हमेशा प्राइम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां से नंबरिंग शुरू है, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। ध्यान देंगे कि नाम है डीऑक्सी, मतलब एक ऑक्सीजन गायब है। डीएनए में ऑक्सीजन कहां गायब होता है, 2 प्राइम पोजीशन पे। यहां पर देख रहे हैं सिर्फ H प्रेजेंट है, OH की जगह सिर्फ H प्रेजेंट है। और अगर मैं यहां पर बनाऊं आपकी राइबोस शुगर, छोटी सी बनाते हैं, अगर ये आपकी राइबोस शुगर है तो यहां पर भी OH होगा और यहां पर भी OH होगा, बाकी सारा सेम स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। ये आपका हो गया राइबोस का स्ट्रक्चर। तो आप देख रहे हैं कि 2 प्राइम पोजीशन पे इसकी भी नंबरिंग सेम होगी, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। बट यहां पर
2 प्राइम पे, जो हमें मेन बात याद रखनी है बहुत अच्छे से, कि 2 प्राइम पोजीशन पर OH की जगह डीऑक्सीराइबोस में सिर्फ H होता है, ऑक्सीजन हमारा गायब है। ठीक है, तो ये बात को बहुत अच्छे से यहां पर याद करेंगे। हाइड्रोजन एट 2' पोजीशन। ठीक है, OH की जगह क्या है, सिर्फ H वहां पर प्रेजेंट है। चलिए, तो ये तो बात हो गई शुगर की। अब हम लोग दूसरी चीज पढ़ने जा रहे हैं, नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है, बहुत इजी है सारी चीजें। बेसिकली आपकी बायोकेमिस्ट्री बहुत बच्चों को लगता है कि बहुत हार्ड है, बिकॉज स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ हो जाती है कहीं कहीं पर। बट अगर आप धीरे धीरे उस चीज को समझेंगे, उस चीज को थोड़ा थोड़ा आराम आराम से पढ़ेंगे, एकदम ध्यान से सुनेंगे, तो आप लोगों को बहुत ही क्लियरली समझ में आएंगी चीजें। आपको क्या क्या यहाँ पर एकदम अच्छे से पॉइंट करना है ना, पॉइंट टू बी नोटेड वाला पॉइंट, वो आपको मैं बता रही हूं साथ साथ। तो यहां पर तो आपको पता चल गया होगा क्या पॉइंट है। ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया है। अब हम लोग देखते हैं नाइट्रोजनस बेसिस में हमें क्या पढ़ना है। नाइट्रोजनस बेसिस मैंने अभी आपको बताया 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं आपके प्यूरीन्स और एक होते हैं पायरिमिडीन्स। इनके नाम लिख लेते हैं, वहां पर हमने शॉर्ट में लिखा था, अब इनके नाम अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग। प्यूरीन्स जो होते हैं आपके, अरे चलिए, प्यूरीन्स जो आते हैं आपके वो होते हैं एडेनाइन एंड ग्वानिन। ठीक है, ये दो आपके प्यूरीन्स आते हैं। और साथ ही में पायरिमिडीन्स भी लिख लेते हैं। पायरिमिडीन्स आते हैं आपके साइटोसिन, थाइमीन, एंड यहां अलग से लिख रही हूं मैं यूरेसिल इन आरएनए। इंस्टेड ऑफ थाइमीन। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या आरएनए में थाइमीन भी रहेगा, क्या थाइमीन मतलब 5 तुम्हारे बेसिस रहते हैं आरएनए में? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना है। म्यूटेशन वगैरह हमें नहीं देखना है, यहाँ पे हमें एक नॉर्मल स्ट्रक्चर देखना है। तो हमेशा नॉर्मल स्ट्रक्चर में डीएनए के अंदर ये 4 बेसिस होंगे और आरएनए के अंदर थाइमीन हटा के एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन और साथ में क्या होगा, यूरेसिल। ओके, तो आगे देखते हैं। इनका थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर हम लोग एक बार देखते हैं। आप लोगों को लर्न नहीं करना है, बट थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे होता है। देखो, प्यूरीन नाम क्या है, छोटा है, पायरिमिडीन बड़ा नाम है, बट होता जो स्ट्रक्चर है इसका अपोजिट है। मतलब कि प्यूरीन का स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा होगा और तुम्हारे पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, छोटा होगा। देखिए, तो अगर हम लोग इस तरह से मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, तो ये जो रिंग है ये आपकी है प्यूरीन्स की रिंग। ठीक है, ये आपकी प्यूरीन की रिंग है। और प्यूरीन की रिंग पे हमेशा याद रखेंगे कि नाइट्रोजन कहां कहां होता है। ठीक है, नाइट्रोजन आपका प्रेजेंट होगा 1 पे, 3 पे, 7 पे एंड 9 पे। ठीक है, हमेशा ये जो पोजीशन है ये हमेशा आप लोग याद रखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले नंबरिंग करना देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। नंबरिंग थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में अलग अलग तरीके से होगी नंबरिंग। इसकी नंबरिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसकी नंबरिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे नीचे से 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब देखते हैं कि ये जो नंबरिंग है यहाँ पर नाइट्रोजन की पोजीशंस क्या है। हमेशा याद रखेंगे प्यूरीन्स में नाइट्रोजन की पोजीशन रहेगी अपनी 1st, 3rd, 7th एंड 9th।
ये जो पोजीशन है आपकी, ये सारी नाइट्रोजन की पोजीशन है प्यूरिन्स में, और पायरामिडीन में आपकी नाइट्रोजन की पोजीशन रहेगी 1 और 3, उसी की तरह है। बाकी तो इसके आगे रिंग ही नहीं है, तो बात ही नहीं है कुछ। चलिए लगा लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पे नाइट्रोजन है हमारे पास, थर्ड पे नाइट्रोजन है, 7 पे नाइट्रोजन है, 9 पे नाइट्रोजन है, साथ ही साथ बाकी जगहों पे क्या आएगा, कार्बन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें फर्स्ट पे है एंड थर्ड पे है, बाकी जगह पे क्या है अपना, कार्बन। चलिए तो ये आपकी हो गई प्यूरीन की रिंग और ये आपकी हो गई पायरामिडीन की रिंग। आई होप आप लोग सब मतलब एकदम क्लियर हो गया होगा। रिंग भी मैंने बना के दिखा दिया। इसका स्ट्रक्चर क्या है, एडेनाइन का क्या है, ग्वानिन का क्या है, इन सबका अपना अपना स्ट्रक्चर कैसे है, ये आप लोगों को लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पर आप लोगों को एक क्लियरिटी हो कि सब अलग अलग है, उसके लिए यहां पर देखिए। तो सबसे पहले आपका एडेनाइन, अच्छा एडेनाइन पे होता है 6th पोजीशन पे आपका क्या, अमाइन, तो इसका नाम हम लोग लिख देते हैं, IUPAC नेम अगर हम लोग करना चाहें तो 6 अमाइन प्यूरिन, ठीक है। उसी तरह से ग्वानिन पे 6 पोजीशन पे ऑक्सी होगा और 2 पोजीशन पे हमारा अमाइन होगा। उसके बाद साइटोसिन पे अपना 4th पोजीशन पे क्या है, अमाइन है, एंड यहां पर 2nd पोजीशन पे ऑक्सी है। थाइमीन पे 2nd पोजीशन पे ऑक्सी है, 4th पोजीशन पे भी ऑक्सी है, एंड 5th पे यहां पे लिखा नहीं है, क्या है आपका, मिथाइल, ठीक है। 5th पे मिथाइल है और 2 और 4 पे डाइऑक्सी हो गया। देन यूरेसिल जो आपका है, दिस इज ओनली डाइऑक्सी, 2 और 4 पे डाइऑक्सी, ठीक है। तो ये आपका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है पर्टिकुलर इन बेसिस का, ठीक है। अब देखते हैं आगे, एक लास्ट स्ट्रक्चर बचा हुआ है हमें जो करना है, जो कि है हमारा फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये होता है हमारा फॉस्फोरिक एसिड, ये तो हो गया हमारा H3PO4, और इसी को हम लोग एक और तरीके से बनाते हैं, ये हो गया हमारा PO4 3 नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट जो एक केमिकल था डीएनए में लगने वाला फॉस्फोरिक एसिड, ये भी हो गया। अब हमें देखना है कि डीएनए होता कैसा है, बन कैसे रहा है। इन तीनों चीज से हमारा डीएनए बन रहा है, तो इन तीनों चीज से डीएनए किस तरह से बन रहा है उसकी शुरुआत अब हम करेंगे। सबसे पहले आपका आता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग नाम दे देते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या नाम दे रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड आपका है शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। जब भी हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो बनेगा हमारा न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ये है न्यूक्लियोसाइड। पॉलीमर जो हमने पढ़ा था वो था न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि अभी भी इसमें किसकी कमी है, फॉस्फोरिक एसिड की, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक बार देखते हैं। हमें पता है शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है, तो हमको पता है कि ये है हमारी शुगर, एक और बना देते हैं प्यूरीन के लिए। इसकी जल्दी से नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये है हमारी 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, एंड यहाँ कहीं पे 5 प्राइम होगी। इसमें भी 5 प्राइम, 4 प्राइम, 3 प्राइम, 2 प्राइम एंड 1 प्राइम, ठीक है। अब बनाते हैं अपना नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस हमने इस तरह से बनाया था, अब मैं थोड़ा सा उसको फ्लिप कर रही हूं। चलिए, तो ये है आपका, ये है आपका प्यूरीन, और यहां पर हम लोग बनाएंगे पायरामिडीन, ठीक है। इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं एक बारी। इसकी नंबरिंग हमें पता है, यहां पर कौन सी पोजीशन थी, 9th पोजीशन थी नाइट्रोजन, और यहां पर क्या था, ये 1st पोजीशन थी नाइट्रोजन, ओके। तो इस हिसाब से अब यहां पर से दोनों जगह से H और OH का जो एक मॉलिक्यूल है वो रिमूव होगा H2O की फॉर्म में, और यहां पर एक बॉन्ड बनेगा किसके बीच, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। यहां पर एक इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा,
ये कार्बन हो गया हमारा, ऑक्सीजन हो गया, एंड ये हमारा नाइट्रोजन हो गया। यहां पर भी कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एंड ये हमारा नाइट्रोजन हो गया। ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है यहां पर, हम इसको नाम देते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब ये भी एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है और ये भी एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, बस जो डिफरेंट चीज है वो है पोजीशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस। तो इसको देखते हैं हम लोग। यहां पर नाइट्रोजनस बेस जो बन रहा है, मतलब जो बॉन्ड बन रहा है वो किसके बीच बन रहा है? शुगर के फर्स्ट कार्बन के बीच और नाइट्रोजनस बेस के 9th नाइट्रोजन के बीच। ठीक है, फर्स्ट कार्बन और 9th नाइट्रोजन। और यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है वो शुगर के फर्स्ट कार्बन पे और नाइट्रोजनस बेस के फर्स्ट नाइट्रोजन से बन रहा है। ठीक है, तो यहां पोजीशंस हैं जो डिफरेंस ला रही हैं, बाकी दोनों बॉन्ड एकदम सेम है। और इसको बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखेंगे कि ये जो बॉन्ड है इसका नाम है हमारा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। चलिए, तो ये हमारा हो गया कि शुगर और नाइट्रोजनस बेस को मिलकर क्या बन रहा है। एक चीज और देखेंगे कि जब भी हम ये बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जब तक नाइट्रोजनस बेस अपना अकेला प्रेजेंट था तो उसका नाम था एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन। बट यहां पर जब न्यूक्लियोसाइड बन चुका है, जब उस नाइट्रोजनस बेस से शुगर जुड़ चुकी है, तो उनका नाम बदल चुका है। उनका नाम हो चुका है एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन एंड साइटिडीन। अगर हम आरएनए की बात करना चाहें तो यूरिडिन। तो ये क्या है आपके? ये आपके हैं न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स के नाम हैं ये आपके। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड्स के नाम भी अलग हो जा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं इस स्ट्रक्चर में, इन न्यूक्लियोसाइड में एक लास्ट चीज ऐड करनी बची है जो कि है हमारी फॉस्फेट। तो अब नया एक स्ट्रक्चर आएगा हमारे पास जो कि क्या है? न्यूक्लियोटाइड। जो हमने पढ़ा था कि यूनिट है पॉलीमर। ठीक है, मतलब एक पॉलीमर का यूनिट है, डीएनए का जो एक सिंगल यूनिट है वो क्या है हमारा? न्यूक्लियोटाइड। यहां पर हमें पता चल रहा है न्यूक्लियोटाइड इज न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर में ये आपका किसका स्ट्रक्चर है? आपका न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में अगर हम फॉस्फेट भी ऐड कर दें तो आपका बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। इसको भी जल्दी से देख लेते हैं एक बारी। आपका यहां पर बेस है, वन प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। तो आपका होता ये है बेसिकली, आपका जो फॉस्फेट लगेगा वो आपका कहां लगेगा? 5 प्राइम पे लगेगा। ठीक है, आपका जो फॉस्फेट लगेगा वो कहां लगेगा? 5 प्राइम पे लगेगा। तो उसको देखते हैं। देखिए, फॉस्फेट का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है आपका? ये। ठीक है, तो आपका इस तरह से यहां पर क्या ऐड हो गया? 5 प्राइम पे फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, यहां पर 5 प्राइम है यहां पर शुगर। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलिए, ठीक है, तो ये कार्बन, ऑक्सीजन और
फॉस्फेट का जो ये बॉन्ड बना है, अब इस बॉन्ड का जो नाम है वो क्या है? इस बॉन्ड का यहां पर नाम होगा आपका फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। और ये कहां किसके बीच में बना हुआ है? ये आपका शुगर के 5th कार्बन और फॉस्फेट के ऑक्सीजन के साथ बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जो बॉन्ड बना है ये क्या बना है आपका यहां पर फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। अब ये तो बन गया आपका पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है हमारा? एक न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है हमारा? एक न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो इतना स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया है। अब हमें देखना है इस न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट कैसे होगा। अभी तो हमने सिर्फ एक यूनिट बनाई है ना, एक दूसरी यूनिट से एक और यूनिट को जोड़ना भी तो है हमें। तो यही न्यूक्लियोटाइड दोबारा अगर मैं बनाऊं, यहां पर बना लेते हैं। ये आपका यहां पर CH2OH है 5th पोजीशन पे। ये 1 प्राइम 2 प्राइम 3 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। यहां पर आपका ये है, यहां पर हमें पता है क्या होगा, OH मॉलिक्यूल गायब होगा और ये C के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फेट। अब यहां से भी इस 3rd पोजीशन से भी क्या गायब होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएंगे, गायब होकर H2O रिमूव होगा और कार्बन के साथ वापस से इस तरह का एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो ये इस तरह का बॉन्ड बन के आएगा। यहां पर आपका कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन फॉस्फेट ऑक्सीजन और कार्बन। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि यहां पर एक फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, जो ये वाला बॉन्ड था, जो ये वाला बॉन्ड है, एक बॉन्ड तो हमें यहां दिख रहा है, एक बॉन्ड तो हमें ये दिखा, और वैसे ही सेम टू सेम एक बॉन्ड हमें कहां दिख रहा है? एक बॉन्ड हमें यहां भी दिख रहा है। ठीक है, तो हमें 2 फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड दिख रहे हैं। तो हम कुछ इस तरह से बोलते हैं कि जब 2 फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड होते हैं, हम इसको बोल देते हैं फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। इसका मतलब यह है कि जब एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कनेक्ट किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, तो फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड का यूज हो रहा है। ये बॉन्ड किसके बीच में है? न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड। और पोजीशंस क्या है इसके? एक न्यूक्लियोटाइड का कौन सा यूज हो रहा है? 3' कार्बन, एंड दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम कार्बन। ठीक है, तो यहां 3 प्राइम और यहां पर 5 प्राइम कार्बन यूज हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको इस तरह से ना लिखकर जिस तरह से बन रहा है उसी तरह से लिखूं, तो यहां पर क्या है तुम्हारा 3 प्राइम, और यहां पर क्या है हमारा 5 प्राइम कार्बन। तो जो डीएनए है वो बेसिकली इसी तरह से एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ के बनता है। इसी तरह से एक लंबी सी चेन बनेगी। अब एक चीज इसमें ये देखेंगे हम लोग कि आपकी नेमिंग कैसे रहेगी। न्यूक्लियोसाइड की नेमिंग हमने देखी थी यहां पर अभी। न्यूक्लियोसाइड को इस तरह से नाम दिया जाएगा। ठीक है, अगर न्यूक्लियोसाइड कहीं पर मेंशन है तो ये नेमिंग रहेगी। वहां पे एडेनाइन की जगह एडिनोसिन होगा, ग्वानिन की जगह ग्वानोसिन होगा। उसी तरह से अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करी जाएगी कहीं पर, तो आपकी जो नेमिंग होगी वो इस तरह से होगी। ठीक है, ये आपके क्या है? न्यूक्लियोटाइड के नेम है, न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स को कैसे नाम दिया जाएगा?
हमें पता है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर मेंशन होती है, तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट लगा होता है क्योंकि एंड में हमारे पास, हमने अभी देखा ना यहाँ पे स्ट्रक्चर, अगर मैं दिखाऊं जो हमने अभी स्ट्रक्चर देखा है, तो यहाँ पर एंड में एक फॉस्फेट है 5 प्राइम पे, तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं मोनोफॉस्फेट। इसी के बगल में अगर मैं एक और फॉस्फेट लगा दूं यहां से, यहीं पर अगर मैं एक और फॉस्फेट यहाँ ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा डाइफॉस्फेट, और अगर एक और ऐड कर दूं तो ट्राइफॉस्फेट। तो अभी हम लोग मोनोफॉस्फेट की बात कर रहे हैं, तो ये देखते हैं, तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसी को हम दूसरा एक और नाम दे देते हैं एडेनाइलिक एसिड। हमने पढ़ा है कि एसिड होता है न्यूक्लियोटाइड, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, तो एडेनाइलिक एसिड। उसी तरह से ग्वानिन का अगर बन रहा है न्यूक्लियोटाइड तो डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, और साथ ही साथ क्या बोल सकते हैं, ग्वानिडाइलिक एसिड। डीऑक्सी साइटिडीन, अगर साइटोसिन से बन रखा है वो न्यूक्लिक एसिड, मतलब आपका सॉरी न्यूक्लियोटाइड, उसी तरह से साइटिडाइलिक एसिड। डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, क्या नाम देंगे, थाइमिडाइलिक एसिड, अगर थाइमीन से वो न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है। अब ये आ गया यहाँ पर यूरिडाइन, ये जो यूरिडाइन मोनोफॉस्फेट है ये किसमें होगा, ओनली इन आरएनए, सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट है, ये आरएनए में है। तो यूरिडाइन मोनोफॉस्फेट, इसको बोलेंगे यूरिडाइलिक एसिड। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं कि पूरा डीएनए बनता कैसे है। कुछ इस तरह का आपका डीएनए का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारी शुगर हो गई, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहां पर दिखाया है मैंने इस तरह से, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फिर शुगर, फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, शुगर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड शुगर। यहां पर एक और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो नहीं होगा, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड होगा लास्ट में, ओके। एंड इसको यहां से हटाकर फ्री करेंगे, ये इस तरह से, जो इसका OH है यहाँ पर 3 का फ्री रहेगा, ओके। तो एक चीज इसमें देखते हैं, साथ ही साथ कवर कर लेते हैं इस चीज को भी, कि हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो ये चीजें हैं क्या, यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है, बुक में क्या लिखा हुआ है, वो ये है कि हमें पता है ये वाली पोजीशन कौन सी थी हमारी 5 प्राइम, और यहां पर क्या फ्री रहेगा, हमेशा फॉस्फेट फ्री रहेगा, ठीक है। वहां पर क्या हमेशा फ्री रहेगा, फॉस्फेट। तो 5 प्राइम पोजीशन पे हमेशा क्या रहता है, फॉस्फेट फ्री रहता है, फॉस्फेट फ्री रहता है। और उसी तरह से देखेंगे अगर हम, ये 1 प्राइम, ये 2 प्राइम और ये 3 प्राइम पोजीशन पे हमेशा आपका OH फ्री रहेगा। तो 3 प्राइम पोजीशन पे हमेशा क्या रहेगा, OH फ्री रहेगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखेंगे, आगे रेप्लिकेशन वगैरह पढ़ते हुए बहुत काम आएगी हमारे। उसी तरह से अगर मैं देखूं, एक हमारा डीएनए, अगर हम लोग अपनी बात करें, ह्यूमन का डीएनए सबको पता है कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब 2 स्ट्रैंड्स मौजूद होंगे। अगर उन्हीं 2 स्ट्रैंड्स की मैं बात करूं, मैंने इसी तरह से बनाया हुआ है यहाँ पे, ये हो गया आपका एक स्ट्रैंड और ये हो गया आपका दूसरा स्ट्रैंड। तो पहला स्ट्रैंड जो है उसका बेस आप देखेंगे अंदर की साइड है, दूसरा स्ट्रैंड है उसका बेस इस साइड है। तो बेसिस हमेशा अंदर की साइड रहते हैं, इनवर्ड रहते हैं, और जो आपका शुगर और फॉस्फेट है वो एज अ बैकबोन काम आता है, यहाँ पे एज अ बैकबोन काम आ रहा है, ओके। तो ये बात हमेशा याद रखेंगे। अब लास्ट में एग्जाम्पल्स देखते हैं थोड़े से, चलिए। तो एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं ये। सबसे पहले ह्यूमन का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो लीनियर होता है, मतलब स्ट्रेट होगा, हेलिकल फॉर्म में होगा, एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का होता है। आगे की जो नंबर ऑफ बेस पेयर है मैं अभी 2 मिनट में बताऊंगी, पहले ये चीज डिस्कस करते हैं। ई कोलाई है आपका बैक्टीरिया है, कैसा सर्कुलर, हमेशा हमें पता है प्रोकैरियोट का कैसा रहता है, सर्कुलर डीएनए रहता है, सर्कुलर रहेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहेगा। आपका लैम्डा फेज है, वायरस है, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहेगा। और ये 174 बैक्टीरियोफेज है, इसका आपका सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रहेगा। चलिए एक चीज देखें कि यहां पर 2 वर्ड्स यूज हुए हैं आपके बेसिकली, बेस पेयर और बेसिस। यहां पर देखें, यहां पर बेसिस लिखा हुआ है और यहां पर बेस पेयर लिखा हुआ है, मतलब बीपी का मतलब होता है आपका बेस पेयर। तो इनमें डिफरेंस क्या है, क्यों ये दोनों अलग अलग से यूज करे गए हैं, एक बार थोड़ा सा पॉज करके आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए
तो यहां पर अपना है डबल स्ट्रैंडेड, मतलब 2 स्ट्रैंड होंगे। दोनों स्ट्रैंड में अभी अभी हमने देखा, अगर हम स्ट्रक्चर देखें, दोनों स्ट्रैंड में एक बेस यहां है, एक बेस यहां है, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड यहां है, एक न्यूक्लियोटाइड यहां है। तो जब भी हम लोग डबल स्ट्रैंडेड की बात करेंगे तो हम लोग पेयर में बात करेंगे, क्योंकि 2 स्ट्रैंड्स हैं। अगर हम लोग इसको हटा के सिर्फ इसे देखें, सिंगल स्ट्रैंड को देखें, तो एक की बात हो रही है, एक न्यूक्लियोटाइड की बात होगी या फिर एक बेस की बात होगी, ठीक है। तो वही चीज यहां पर नोटिस करेंगे हम लोग कि यहां पर जहां पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जहां पर भी, वहां पर बेस पेयर वर्ड यूज हो रहा है। इसकी जगह हम लोग न्यूक्लियोटाइड पेयर भी यूज कर सकते हैं, सेम इसके लिए और सेम इसके लिए, पर यहां पर हम लोग यूज करेंगे न्यूक्लियोटाइड सिर्फ, क्योंकि क्या है, हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। देखते हैं अब ह्यूमन का डीएनए की जो लेंथ है, कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे, कितने ज्यादा बेसिस प्रेजेंट होंगे, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर, ठीक है। तो ये बेस पेयर प्रेजेंट होंगे। उसके बाद हमारा इकोलाई जो है 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर्स, मतलब डबल स्ट्रैंडेड है। उसी तरह से लैम्डाफाज 48502 बेस पेयर्स, और उसी तरह से मतलब थोड़ा सा अलग जो रहेगा क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड है 5386 बेसिस, क्योंकि एक स्ट्रैंड है सिर्फ और सिर्फ। हमेशा याद रखेंगे, अगर न्यूमेरिकल आता है उसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी कि बेस पेयर इज इक्वल टू 2 बेसिस और 2 न्यूक्लियोटाइड। एक चीज और देखेंगे, यहां पर मैंने n लिखा हुआ है, आप सभी को पता होगा कि n का मतलब क्या है, यहां पर हैप्लॉइड, मतलब जो ये डीएनए है, जो ये डीएनए के बेस पेयर्स बताए हुए हैं, ये हैप्लॉइड सेल के लिए बता रखे हैं, ठीक है। अगर हम लोगों को अपने लिए निकालने का आता है, अगर हम लोगों को आता है कि ह्यूमन का जेनेटिक मटेरियल टोटल निकालो, तो हम लोग किसके लिए निकालेंगे, हमेशा 2n के लिए निकालेंगे, क्योंकि हम लोग डिप्लॉयड हैं। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से, तो 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 करेंगे हम सबसे पहले। और अगर बाय चांस बेसिस निकालने को आ जाता है, क्योंकि वो तो बेस पेयर में दिया हुआ है ना, अगर बेसिस निकालने को आ जाता है तो वापस से जो भी आएगा उसको फिर से मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर एकदम क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डीएनए बेसिकली किस तरह से बना है, उसका स्ट्रक्चर कैसे आया, किसने दिया, ये सब चीजें। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।